हेलो बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 7 एनसीईआरटी की बुक गणित के अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में है। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, अध्ययन करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। सर्वप्रथम आंकड़े क्या होते हैं, इससे पहले हमें जानना होगा कि आंकड़े क्या हुए। आंकड़े किसे कहते हैं? आंकड़े अंग्रेजी में कहते हैं डेटा। आंकड़े क्या होते हैं? तो बच्चों, जब किसी क्षेत्र विशेष या किसी घटना विशेष से संबंधित या जीवों से संबंधित या जन समूह से संबंधित संख्यात्मक जानकारी हम किसी उद्देश्य के लिए इकट्ठा करते हैं, किसी से भी संबंधित, चाहे वो जन समूह से संबंधित हो, चाहे वो वस्तुओं से संबंधित हो, चाहे किसी क्षेत्र से संबंधित हो। इनसे संबंधित जो हम संख्यात्मक जानकारी इकट्ठा करते हैं किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो संख्यात्मक जानकारी जो हम इकट्ठा करते हैं उन्हीं को हम आंकड़े कहते हैं या डेटा कहते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप अपने विद्यालय के प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या इकट्ठा करके लाइए कि कौन सी कक्षा में कितने छात्र हैं। या आपसे कहा जाए कि आप प्रत्येक कक्षा में जाकर के देखिए कि आज किस कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं। या आप प्रत्येक कक्षा में जाकर देखिए कि हम आपके कक्षाओं में, आपके विद्यालय में फर्नीचर के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए कि कितनी कुर्सियां हैं, कितने टेबल हैं, कितने ब्लैक बोर्ड हैं। इस प्रकार से संबंधित जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। तो आप इस प्रकार संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठा करेंगे कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, इस क्लास में इतने बच्चे उपस्थित हैं, या विद्यालय में इतने चेयर हैं, इतने टेबल हैं, इतने ब्लैक बोर्ड हैं, इतने डस्टर हैं। तो इस प्रकार से संख्यात्मक जानकारी जो भी इकट्ठा होगी उनको आप आंकड़े कहेंगे। या आप अपने मोहल्ले में घूम करके ये पता कीजिए कि आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनकी एजुकेशन क्या है, कौन कहाँ तक एजुकेशन लिए हुए है, उसने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो आप आंकड़े इकट्ठे करेंगे कि 5वीं तक इतने लोग हैं, 8वीं तक पढ़े इतने लोग हैं, 10वीं तक पढ़े इतने लोग हैं, या 12वीं तक पढ़े इतने लोग हैं, या स्नातक किए हुए इतने लोग हैं। इस प्रकार से जो भी आप आंकड़े इकट्ठे करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे संख्यात्मक, वो सभी आंकड़े कहलाते हैं। तो इनको हम आंकड़े कहते हैं, डेटा कहते हैं। कि किसी भी समूह या घटना से संबंधित संख्यात्मक जानकारी जो आप इकट्ठा करते हैं उनको हम आंकड़े कहते हैं। तो जैसे कि आपने अपने विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में जाकर के मालूम किया, सपोज आपके यहाँ 6 से 10 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो आपने जाकर इकट्ठा की, यहाँ इधर आपकी कक्षा आ जाएंगी और इसके बाद संख्या आ जाएंगी। कक्षा आ गई आपकी जैसे 6, 7, 8, 9, 10।
इसके बाद आ जाएगी छात्र संख्या, कहाँ कितने छात्र हैं, या ऐसे लिख सकते हैं अगर कक्षा आ गई, अगर छात्र संख्या आ गई। जैसे 6 में सपोज 15 बच्चे हैं, 7 में सपोज 14 बच्चे हैं, 8 में सपोज 20 बच्चे हैं, 9th में 18 बच्चे हैं, 10th में सपोज 16 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से आपके पास आंकड़े इकट्ठे होंगे कि किस कक्षा में कितने छात्र हैं। तो इस प्रकार से किसी समूह से, किसी घटना से संबंधित आप जानकारी, संख्यात्मक जानकारी जो भी इकट्ठा करेंगे उसे हम आंकड़े कहेंगे। अब इसके बाद आता है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं कि किस प्रकार से हम आंकड़ों को लिखेंगे कि आपको सही जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए। जैसे हमने इस प्रकार से आंकड़ों को व्यवस्थित करके लिखा। जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपने रफ इकट्ठा किया और उसके बाद आपने उनको सही तरीके से सारणीबद्ध करके उनको उचित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लिखा, तो आपको इस प्रकार से आंकड़ों को पढ़ने में, उनको समझने में आसानी होगी। और यहाँ पर आप योग निकाल सकते हैं। इस प्रकार से टोटल जो विद्यालय में बच्चे हुए वो हो गए 83 बच्चे। इस प्रकार से आपने आंकड़ों को मैनेज करके उनको व्यवस्थित ढंग से आपने लिखा, जिससे कि हमको सही जानकारी छात्रों के बारे में मिल जाएगी। ऐसे ही किसी भी घटना से संबंधित, किसी भी क्षेत्र से संबंधित, जैसे मैंने अभी कहा आपको, किसी भी प्रकार से आप संख्यात्मक जानकारी जब इकट्ठा करते हैं तो उन्हीं को हम आंकड़े कहते हैं। अब इसमें आता है आंकड़ों का प्रतिनिधिमान। प्रतिनिधिमान, आंकड़ों का प्रतिनिधिमान। प्रतिनिधिमान में क्या क्या चीज आ सकती है? प्रतिनिधि मतलब जो आंकड़े आपने इकट्ठा किए हैं उनमें ऐसा मान जो लगभग सबका प्रतिनिधित्व करता हो, मतलब बीच का, जो सारे बाकी सारे आंकड़े, बाकी सारे मान जो है उसी के आसपास हो, उसी के नजदीक हो, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। तो प्रतिनिधि मान में आपने सुना होगा औसत या माध्य। औसत या माध्य, औसत या माध्य क्या होता है? आपने पहली कक्षा में पढ़ा होगा। औसत जो भी आंकड़े आपको आपके पास मालूम है उनका औसत निकालना, मतलब बीच का मान निकालना। जैसे कि यहाँ पर ये छात्र संख्या है, किस कक्षा में कितने, किस कक्षा में कितने हैं, तो यहाँ पे हम औसतन कह सकते हैं कि प्रत्येक छात्र कक्षा में इतने छात्र हैं। इस विद्यालय में औसतन हर कक्षा में इतने छात्र हैं। तो औसत या माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जितने हमारे आंकड़े हैं उनका आंकड़े या प्रेक्षण भी कहते हैं, उनका योग करते हैं और उनकी संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण हमारे पास है। हमारे पास कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है और इनका योग, तो 15 + 14 + 20 + 18 + 16 अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हमारे पास है, 5 प्रेक्षण है। तो इनका हमको औसत या माध्य निकालना है। तो औसत के लिए मैंने कहा प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। तो योग, यहाँ पे भी आपने योग किया हुआ, इनका कितना आ रहा है? 83 अपॉन 5। तो इसको निकाल लेंगे आप। तो लगभग ये आ रहा है 16.6। तो लेकिन 16.6 बच्चों की संख्या हो नहीं सकती, तो आप लगभग क्या मान के चलेंगे? 16 बच्चों की संख्या तो 16 होगी या फिर 17 होगी या 15 होगी, तो अपूर्णांक में तो होगी नहीं। तो औसतन हम कह सकते हैं कि औसतन इस विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में 16 या 17 छात्र है औसतन, या इनका माध्य। तो इसको अंकगणित या माध्य भी कह सकते हैं आप, माध्य भी कह सकते हैं।
एक दो संख्याओं का अंकगणित माध्य क्या होता है, उन दोनों का योग बटे दोनों की संख्या। जैसे कोई भी दो संख्याओं का हमको अंकगणितीय माध्य निकालना है, अंकगणितीय माध्य सपोज कोई भी दो संख्या है जैसे 20 और 22, 20 और 22 का अनुपात निकालने के लिए उनका योग और 2, दो संख्याओं का अगर अंकगणितीय माध्य निकालना है तो दोनों का योग अपॉन 2, दोनों का योग बटे 2, दोनों का माध्य अंकगणितीय माध्य से कहते हैं। तो दोनों संख्याओं का योग को 2 से भाग कर देंगे तो उनका हमको अंकगणितीय माध्य मिल जाता है। जैसे कि इसका माध्य आ गया 21। तो जो प्रतिनिधि मान हम बात कर रहे हैं, प्रतिनिधि मान मतलब जो ऐसा मान हो जो कि सबके नजदीक हो, थोड़ा उससे कम तो थोड़ा उससे ज्यादा, लेकिन लगभग सारे आंकड़े उसके आसपास नहीं है तो उसको प्रतिनिधि मान कहते हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो एक इसमें आ गया औसतीय माध्य। दूसरा इसमें आता है बहुलक। बहुलक भी एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो विभिन्न जरूरतों के लिए अलग अलग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का उपयोग हम करते हैं। औसत या माध्य ये अलग उद्देश्य के लिए निकाला जाता है। ऐसी बहुलक है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इसमें भी वही बहुलक मतलब ज्यादातर, यहाँ देखिए क्या था, मतलब ज्यादातर या औसतन या बीच का मतलब अमूमन, प्रायः या औसतन, लगभग इतना इतना, तो जो भी आंकड़े उसके नजदीक आसपास है। वैसे ही बहुलक है। बहुलक या मोड जिसको कहते हैं, ये आपका एवरेज या मीन हो गया, मीन या एवरेज कह सकते हैं। बहुलक और मोड हो गया। मोड कब लिया जाता है? जैसे कि किसी दुकानदार के यहाँ आप जाते हैं, कोई दुकानदार है, कोई कपड़ों की दुकान है, वहां से आप शर्ट खरीदते हैं तो आप अपने नंबर की शर्ट लेते हैं कि मुझे इस साइज की शर्ट चाहिए, इस साइज की शर्ट चाहिए, 38 साइज चाहिए या 40 चाहिए या 42 चाहिए। तो दुकानदार अपनी बिक्री के लिए जब वो सामान रखेगा दुकान में तो क्या सोच के रखेगा कि अमूमन उसके पास ज्यादातर उसके पास ग्राहक कौन से आते हैं, ज्यादा उसके किस नंबर के शर्ट बिकती है। तो वो जब देखेगा, अपने बिक्री को देखेगा, उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका परीक्षण करेगा, तो जो नंबर उसको लगेगा ये नंबर मेरा ज्यादा बिक रहा है, इस नंबर के शर्ट ज्यादातर बिक रही है, तो वो उसी नंबर की शर्ट को क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा दुकान में। जो ज्यादा बिक रही होगा वो सामान ज्यादा रखेगा। तो ज्यादातर जो बिक रहा है, जो ज्यादातर आ रहा है, उसी को हम बहुलक कहते हैं या मोड कहते हैं। जैसे कि मतलब ज्यादा बार है, सपोज कि उसकी 5 दिन की बिक्री उसकी है, सपोज कि इस प्रकार से आंकड़े हैं 30 साइज, 40 साइज, 40 साइज, 42, 38। तो उसकी 5 दिन में जो उसकी शर्ट बिकी है वो 30 साइज की एक बिकी है, 40 साइज की 2 बिकी है, 42 साइज की 38 बिकी है। या मान के चलो कि 10 दिन के अगर आंकड़े इकट्ठा करते हैं, ये हमारे पास 10 दिन के आंकड़े हैं। 10 दिन में उसके इस प्रकार से शर्ट बिकी। पहले दिन जो है 30 साइज की या एक दिन की मान के चलो कि एक दिन में उसके इस प्रकार से बिक्री हो रही है। 30 साइज की बिकी, 40 की बिकी, फिर 40 की बिकी, फिर 42 साइज की बिकी, फिर 38 साइज की बिकी, फिर 36 साइज की बिकी, फिर 40 साइज की बिकी, फिर 42 साइज की, फिर 32, फिर 30। इस प्रकार से हमको एक दिन की उसकी जो सेल है
उस सेल में आप देख रहे हैं कि इसकी 40 साइज की शर्ट जो है ज्यादा बिक रही है। ज्यादा शर्ट कौन बिक रही है? 40 साइज की। तो इसका मतलब वो देखेगा कि मुझे 40 साइज की शर्ट ज्यादा रखनी है। ये जो ज्यादा ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति ज्यादा बार हो रही है, यानी कि आंकड़ों का जो बहुलक है वो क्या है? 40 है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 40 आ रहा है, 1 2 3। बाकी इससे कम आ रही है। तो यानी कि उसको वो देखेगा कि मेरे 40 साइज की जो शर्ट है वो ज्यादा बिक रही है, तो वो उसको ज्यादा रखेगा। तो इस प्रकार से ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है कि ज्यादातर उसका कौन सा साइज का किस शर्ट उसकी बिक रही है, तो उसको यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोड का, बहुलक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दूसरी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इसी प्रकार तीसरा प्रतिनिधि मान आता है तीसरा जो प्रतिनिधि मान है वो है माध्यक या माध्यिका। इसको हम मीडियन भी कहते हैं। मीडियन, माध्यक, इसमें क्या है? जो भी हमने जानकारी इकट्ठा की है, जो भी आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उन आंकड़ों को हम क्या करते हैं? उपयुक्त क्रम में, चाहे आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम में, उन आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। सपोज हमारे पास आंकड़े हैं कि हमने 11 बच्चों की हमारे पास हाइट है। सपोज 5 बच्चों की ऊंचाई मापी हमने, तो 5 बच्चों की ऊंचाई हमारे पास है। एक की है 150 सेंटीमीटर, एक की है 146 सेंटीमीटर, एक की है 140 सेंटीमीटर, एक की है 137 सेंटीमीटर और एक की है 145 सेंटीमीटर। तो ये 5 बच्चों के हमारे पास ऊंचाई हमारे पास है कि पहले बच्चे 150, दूसरे की 146, तीसरे की 140, चौथे की 137 और पांचवें की 145। अब यहाँ पर माध्यक हमको अगर निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो तीसरा प्रतिनिधि मान है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी माध्यक की? अगर इनका एवरेज निकालना, मालूम करना है कि औसतन बच्चे की हाइट कितनी है, तो औसतन बच्चे की हाइट हम क्या करेंगे? इनका योग अपॉन इनकी संख्या निकालेंगे। इनका योग बटे इनकी संख्या 5 है, इन सबके पांचों का योग करके 5 से भाग कर देंगे। दूसरा, अगर हम निकालें इनका बहुलक निकालें, तो अगर हमको बराबर भागों में बांटना है, 2 समूह अगर हम इनके बनाने हैं, तो अगर हम औसत निकालते हैं, औसत निकालने पर क्या आएगा? इन सबका योग, औसत या माध्य हम निकालते हैं, अगर इन सबका योग अपॉन इनकी संख्या, ये हो गया अपॉन 5, तो जोड़ लेंगे 5 7 12 6 18 और 5 3 8 4 12 4 16 5 21 2 3 4 5 6 7 अपॉन 5, 5 7 12 6 18 और 5 3 8 4 12 4 16 5 21 2 3 4 5 6 718 बटे 5, 5 से इसको भाग कर लेंगे, तो ये आ रहा है 143.6 सेंटीमीटर। अब हम इनको 2 बराबर ग्रुप में अगर बांटना है, तो 143.6 से नीचे कौन आ रहे हैं? 143.6 से नीचे आपके आ रहे हैं कौन कौन? 2 आ रहे हैं।
140 और 137, और दूसरी ओर आपका 143.6 से ऊपर आ रहे हैं 145, 46, 50। तो बराबर समूह में यहाँ पे विभाजित नहीं हो रहे हैं। एक तरफ ग्रुप में 2 आ रहे हैं, एक तरफ ग्रुप में 3 आ रहे हैं। अगर हम इनका बहुलक करके देखें तो बहुलक यहाँ पे क्या आता है इनका, तो दूसरी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। बहुलक कौन है यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुलक कोई भी नहीं, सब बराबर ही है, मतलब सब एक एक बार ही आ रहे हैं, सभी के बार आ रहे हैं, किसी की आवृत्ति एक से अधिक नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम इनको अलग अलग रूप में 2 ग्रुपों में इस प्रकार से बहुलक के हिसाब से नहीं बांट सकते। तीसरा, अब माध्यक के हिसाब से अगर हम करें तो माध्यक में क्या करना है, जैसे माध्यक के हिसाब से हमने 2 ग्रुपों में बराबर ग्रुपों में नहीं बांट पा रहे इनको, क्योंकि जो औसत हमारा आया है इससे नीचे 2 है, इससे ऊपर 3 है, तो बराबर समूह में बराबर संख्या में नहीं बांट रहे हैं 2 समूह में। माध्यक में हम इनको पहले आरोही क्रम में लगेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर 137, 140, 145, 146 और फिर 150। अब इसमें हमें देखना है कि बीच वाला पद कौन सा है। तो यहाँ पर बीच वाला पद आपका जैसे 1, 2, 3, ये बीच वाला पद आपका आ रहा है 145, तो 2 इधर और 2 इधर। तो इस 145 को हम यहाँ पे माध्यक लेकर के इन आंकड़ों को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं कि 145 से नीचे और 145 से ऊपर। तो 2 आपके 145 से कम आ गए और 2 आपके 145 से ज्यादा आ गए, तो बराबर 2 इससे हो गए, 2 इधर और 2 इधर, तो 2 बराबर समूह में बांट दिया हमने। जब हमने आगे क्रम में लेकर के माध्यक ज्ञात किया, यहाँ पे माध्यक जो आया ये आया आपका तीसरा पद 145। तो अब हम इन आंकड़ों को 2 बराबर समूह में बांट सकते हैं, बराबर संख्या वाले। 145 से नीचे और 145 से ऊपर, 145 से कम, 145 से अधिक। 145 से कम कितने हो गए, 2 है, 137, 140। 145 से अधिक कौन है, 146 और 150। इस प्रकार से यहाँ पर हमें माध्यक की आवश्यकता पड़ती है आंकड़ों को 2 बराबर समूह में बांटने का। यहाँ पर 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बराबर संख्या में समूह में विभाजित हो गए। तो इस प्रकार से माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है, ये तीसरा पद आया, कुल पद कितने हैं इसमें, 5 है। तो माध्यक होता है पदों की संख्या प्लस 1 बटे 2वां पद, यानी कि जितने आंकड़े हैं उनमें 1 जोड़ के उसमें 2 से भाग कर दो, जितना आएगा उतना वहां पद, उतने नंबर वाला पद जो है आंकड़ों का माध्यक होगा। तो यहाँ पर केंद्र प्रवृत्ति की 3 माप है, माध्य हो गया, औसत हो गया पहला, दूसरा आपका बहुलक हो गया। बहुलक में क्या होता है, सर्वाधिक बार जो आ रहा है, जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आ रहा है, सबसे अधिक बार जिसकी आवृत्ति हो रही है वो बहुलक हुआ। और माध्यक क्या हुआ, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक बीच वाला जो पद होगा, जो ठीक बीच का पद होगा, यानी कि जिसमें बाईं ओर भी उतने ही आंकड़े हों और दाईं ओर भी उतने ही आंकड़े हों, उस बीच वाले पद को हम माध्यक कहते हैं। तो बच्चों, आंकड़ों का प्रबंधन इस प्रकार से, आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों को व्यवस्थित कैसे किया जाता है और इनका प्रतिनिधि मान क्या क्या होते हैं। एक चीज और इसमें है, एक होता है आंकड़ों का परिसर या रेंज या प्रसार, परिसर भी कहते हैं, प्रसार भी कहते हैं, और अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या है, जो भी आपके पास आंकड़े हैं उन आंकड़ों में न्यूनतम और अधिकतम का जो अंतर है, सबसे छोटा आंकड़ा और सबसे अधिक आंकड़े का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको रेंज कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये आंकड़े हमारे पास है, सबसे छोटा कौन है 137, सबसे बड़ा कौन है 150। तो इन आंकड़ों का परिसर निकालने के लिए आपको कहा जाए तो सबसे अधिक है 150, सबसे छोटा है 137। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, ये अंतर आपका है 13, यानी कि
इन आंकड़ों का अगर परिसर निकालने के लिए आपको कहा जाए, प्रसार निकालने के लिए कहा जाए, तो आंकड़ों का परिसर या प्रसार होगा 13। तो इस प्रकार से आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर से संबंधित जो जो चीजें थी वो आपके सामने मैंने रखी। ऐसा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको वीडियो को देखें और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करें।